Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about assumption of regression model or regression equation. There are 8 assumptions that must be fulfilled for using regression model, and if one of the assumption from all of these is not fulfilled, then we will use some other model rather than regression equation. So the first assumption is linearity of मॉडल को लीनियर होना चाहिए. हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई प्लस एरर टर्म. यू किसको डिनोट कर रहा है, एरर टर्म को डिनोट कर रहा है. And independent variable usually denoted by x and dependent variable usually denoted by y. अब हम इस इक्वेशन को देख के हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन कौन सी है, ये रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी है, ये कौन सा मॉडल है. तो अगर इक्वेशन के साथ एरर टर्म लिखा हो तो हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन है. एंड सो अवर फर्स्ट assumption इस मॉडल को लीनियर होना चाहिए. और हमें किस तरह पता चलेगा ये मॉडल लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देख के हमें पता चल जाता है. एंड द सेकंड assumption is x is variable. वेरिएबल हम किसको कहते हैं कि जिसकी वैल्यूज चेंज होती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वैल्यूज चेंज हो. अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो फिर आप रिग्रेशन मॉडल को यूज़ नहीं कर रहे हैं. अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी वैल्यू सेम हो, तो फिर आप रिग्रेशन मॉडल को यूज़ नहीं करेंगे. तो फिर आप किसी और मॉडल को यूज़ करेंगे. अगर एक वेरिएबल ने यूज़ किया, उसकी सारी वैल्यू सेम है, तो फिर आप उसको आप तो फिर वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते. इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज़ नॉट ज़ीरो. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस ज़ीरो कब होगा? तब होगा जब हमारा डेटा है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा. अगर एक्स बार हम निकालेंगे तो वही आ जाएगा, सेम होगा. फिर एक्स माइनस एक्स बार को करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा. तो फिर हमारी assumption क्या है कि वेरिएंस को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएंस को ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो वेरिएंस ज़ीरो नहीं होगा जब हमारा जो वेरिएबल हमने सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू सेम ना हो, उसकी वैल्यू चेंज हो, तो फिर हमारा वेरिएंस ज़ीरो नहीं होगा. And number 3 is assumption is x is non-stochastic and fixed in repeated example. नॉन स्टोकेस्टिक का क्या मतलब है? नॉन रैंडम. एक्स हमारे पास वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल है, तो इसका एक कॉजल रिलेशनशिप होगा. ये किसी टाइम इंक्रीज होगा, किसी टाइम डिक्रीज होगा. तो इसका जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आना चाहिए. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक खास प्रोसीजर का, सिस्टम का, मैकेनिज्म का आउटकम है. इसलिए जब भी कोई शख्स उसकी वर्किंग करेगा तो एक ही आंसर आएगा. फिक्स्ड इन रिपीटेड सैंपल का मतलब है कि मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ तो कोई और एक वर्किंग कर रहा है. हमारा आंसर, अगर हमारा डेटा स्पेसिफिक है तो आंसर सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैं रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं सेल्स में से सीजीएस माइनस करूँगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, ईबीआईटी आ जाएगा. आईटी इंटरेस्ट एंड टैक्स को माइनस करूंगा तो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा. उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिटर्न ऑन एसेट आ जाएगा. अब कोई और इस सिंबल को यूज़ करे और हमारा डेटा स्पेसिफिक हो तो हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए. इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहते हैं कि जो एक्स किसको डिनोट करता है? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और यू किसको करता है? एरर टर्म को. तो इसका मतलब एरर, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म का कोवेरिएंस जीरो होना चाहिए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म का कोरिलेशन जीरो होना चाहिए. अब मैं दो लफ्ज कोवेरिएंस और कोरिलेशन अल्टरनेटिवली यूज कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोवेरिएंस का आंसर जीरो है तो कोरिलेशन का नेसेसरीली आंसर जीरो होगा, क्योंकि कोरिलेशन का क्या फार्मूला है? कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सीरीज. तो कोवेरिएंस जीरो है तो वो कोरिलेशन नेसेसरीली जीरो ही होता है. तो
हमारे पास जो थर्ड assumption है वो क्या कहती है कि एरर टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर एरर टर्म और अगर इनका रिलेशनशिप हो तो फिर तो फिर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर जाएगी, तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल को यूज नहीं करेंगे। अगर इन दोनों का रिलेशनशिप हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हम इस प्रॉब्लम को एंडोजेनाइटी कहते हैं। तो फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जीएमएम को यूज करेंगे, रिग्रेशन मॉडल को यूज नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड हमारी फोर्थ assumption क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस इज जीरो। आपके पास तीन वैल्यू है, 4 2 4 एंड 6। इनकी एवरेज क्या होगी, इनकी एवरेज 4 आएगी। 2 2 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ जाएगी, एवरेज 4 आ जाएगी। इसी तरह आप इनका एरर वैल्यू निकालते हैं, 2 -4 करेंगे -2 आ जाएगा। 4 -4 इज इक्वल टू 0 एंड 6 -4 इज इक्वल टू 2। तो अब मेरे पास एरर टर्म की तीन वैल्यू आ गई, -2 0 एंड 2। अब मैं जब इनको सम करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वो यही बात कर रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस को 0 होना चाहिए। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहते हैं, एरर टर्म जो है, एरर टर्म के सम को 0 होना चाहिए। आपके पास जो रिग्रेशन लाइन बनती है वो सेंटर से पास होती है, तो कुछ पॉइंट्स अबव होते हैं, कुछ पॉइंट बिलो होते हैं। अबव पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, बिलो पॉइंट नेगेटिव होते हैं। तो जब इनको सम करें, एरर टर्म को सम करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नंबर 5 assumption है होमोसिडेस्टिसिटी। होमो कहते हैं सेम को, सिडेस्टिसिटी कहते हैं स्प्रेड को। तो जो सीरीज में स्प्रेड है, जो सीरीज में डेविएशन है, जो सीरीज में वेरिएशन है, उसके वेरिएंस को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आपका आप आपके पास एरर टाइम है, उसका आपके पास डेटा है, तो जब तो उस डेटा तो एरर टाइम का जो डेटा है आपका, तो उस डेटा का जो वेरिएंस है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि एरर टर्म का जो वेरिएंस है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। एरर टर्म का जो वेरिएंस है कांस्टेंट है तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे, अगर नहीं है तो हम फिर कोई और मॉडल को यूज कर देंगे। नंबर 6 हमारे पास क्या है, assumption है सीरियल इंडिपेंडेंस। सीरियल इंडिपेंडेंस क्या है कि जो आपका एरर टर्म है उसको उसका लैग ऑफ एरर टर्म से कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। करंट एरर टर्म का करंट एरर टर्म का प्रीवियस एरर टर्म से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कोई कोवेरियंस यूटी करंट एरर टर्म यूएस प्रीवियस एरर टर्म, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इनका कोवेरियंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनका कोरिलेशन 0 होना चाहिए। एंड तो हमारे पास जो आप देखें कि हम ज़्यादा बात एरर टर्म की कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन डिटर्मिनिस्टिक पोर्शन वो होता है जो विजिबल होता है, और एक पोर्शन एरर टर्म होता है जो हम हमसे हमारी इक्वेशन से एक्सप्लेन ना हुआ हो। तो हम ज़्यादा उसको उस पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट पे फोकस करते हैं और मॉडल की तरफ देखते हैं कि हम कौन सा मॉडल को यूज़ करें, उसको देके। अब जो थर्ड में हमने कहा कि कोवेरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म का कोवेरियंस 0 होना चाहिए, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। फोर्थ में हमने क्या कहा, एरर टर्म को सम करें तो उसका आंसर 0 होना चाहिए। और फिफ्थ में हमने क्या कहा कि एरर टर्म का जो भी वेरिएंस है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। एंड सिक्स में हमने देखे क्या कहे कि एरर टर्म के जो लैक ऑफ एरर टर्म या प्रीवियस एरर टर्म है उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सारी बात एरर टर्म की हम कर रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन इनविजिबल होता है, हम ज्यादा फोकस इस पोर्शन पे करते हैं मॉडल को सिलेक्ट करते वक्त। अगर इनमें से कोई एक भी assumption फुलफिल नहीं हो रही हो तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल को यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल ऑटो रिग्रेशन है, ये इन दोनों में रिलेशनशिप है, एरर टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल की जगह जीएमएम को यूज करेंगे। अगर एरर टर्म के सम का सम जो है वो 0 ना आए तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल यूज नहीं करेंगे। अगर एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट ना हो तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल यूज नहीं करेंगे। अगर एरर टर्म का जो करंट एरर टर्म है उसका प्रीवियस एरर टर्म से कोई रिलेशनशिप हो तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल यूज नहीं करेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस, हमारी जो सातवीं assumption है वो क्या है, वो नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस है।
इसका मतलब है एरर टर्म इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एरर टर्म को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब ये हम कैसे देखते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एरर टर्म का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है? ये तो हम ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जॉर्ज बेरा का जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जॉर्ज बेरा को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एरर टर्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल को यूज करेंगे, अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो हम नहीं यूज करेंगे रिग्रेशन मॉडल को। एंड द लास्ट assumption इज नो लीनियर रिलेशनशिप, नो, इसका मतलब है अब ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या है? ये बाई वेरिएट रिग्रेशन इक्वेशन है। इसमें सिर्फ दो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मल्टी वेरिएट रिग्रेशन इक्वेशन होती तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ, इधर प्लस मल्टीवेरिएट कॉम बनाते हैं, प्लस सी एक्स एंड टू। ठीक है, तो ये अब x1 x2, अब ये मेरे पास क्या बन गई? ये मेरे पास मल्टीवेरिएट बन गई, x1 x2 x3। ये अब मेरे पास x3 है तो x1 x2 x3 है तो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन हो गए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। तो जब मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इक्वेशन हो जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो तो फिर उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उनको आपस में रिलेट नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने जो बात की, हमारे 8 assumptions हैं रिग्रेशन मेथड की। सबसे पहली समरी एक छोटी सी, सबसे पहली assumption क्या थी कि रिलेशनशिप को लीनियर होना चाहिए। दूसरी assumption क्या थी कि वेरिएंस का जो हमारे पास वेरिएंस इज नॉट जीरो होना चाहिए। एक्स वेरिएबल होगा, एक्स वेरिएबल होगा मतलब वेरिएंस जो होगा एक्स का उसको जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो नहीं तब होगा जब हमारे पास डेटा सेम नहीं होगा, डेटा डिफरेंट होगा, तब वो वेरिएंस नहीं होगा। तीसरी assumption हमने कहा कि एरर टर्म का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। फोर्थ में हमने कहा एरर टर्म का सम जीरो होना चाहिए। फिफ्थ में हमने कहा एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। सिक्स में हमने कहा एरर टर्म का प्रीवियस एरर टर्म से कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सेवंथ एट में कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ज्यादा है तो उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सेवंथ में कहा था कि एरर टर्म को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ज्यादा बात एरर टर्म है, हम सिंपली इस इक्वेशन को देख के भी हम बता सकते हैं, ये सारी assumption हमें समझ आ सकती हैं। पहली assumption क्या थी कि लीनियर होना चाहिए। दूसरी एग्जाम्पशन क्या होती है? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को का वेरिएंस जीरो ना हो। तीसरी एग्जाम्पशन क्या थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म का रिलेशन ना हो, एक्स का और यू का रिलेशनशिप ना हो। फोर्थ एग्जांपल क्या है कि यू जो है उसका सम क्या हो, एरर टर्म का सम क्या हो, वो जीरो ना हो। तो दो यहाँ से बन गई, पहला इंडिपेंडेंट और एरर टर्म का ना रिलेशन हो, दूसरा ये इसका जो आंसर है वो जीरो होना चाहिए, तीसरा वेरिएंस हमारा जो है एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, चौथा एरर टर्म का जो है प्रीवियस एरर टर्म से कोई रिलेशन ना हो, पांचवा एरर टर्म को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, छठवां अगर दो या तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टी वेरिएट रिग्रेशन मॉडल है, तो फिर उन दो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो। ये हमारी सिंपल 8 assumptions हैं जो लाजमी फुलफिल होनी चाहिए रिग्रेशन मॉडल के लिए। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज।